Hello guys, in this video we are going to discuss Newton's law of motion। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं जैसे फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स इज एनी पुश और पुल एक्शन। फोर्स इज एनी पुश और पुल एक्शन। अब जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और उसकी शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, shape and size of object। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m। ये कोई ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने ऑफ मास m। अब इसको मैं पुश कर सकता हूं उस डायरेक्शन में और पुल कर सकता हूं अपने डायरेक्शन में। तो ये जो दोनों एक्शन है ये होते हैं फोर्स। अब जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, ये इस साइड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। ये इस साइड मूव कर रहा है और अगर मैं इसी साइड इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करूं तो इसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। और मान लीजिए अगर ये इस साइड मूव कर रहा है, मैं इस साइड फोर्स अप्लाई करूं, इस साइड फोर्स अप्लाई करूं, इस साइड फोर्स अप्लाई करूं या किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं तो इसके डायरेक्शन को क्या कर देगा? चेंज। डायरेक्शन विल change। So force is any push or pull action which can change speed of the object and direction of the object and shape and size of object। अब बात करेंगे यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। SI यूनिट इज न्यूटन। अब जैसे हमारी फिजिक्स में हम जनरली दो टाइप की यूनिट्स देखते हैं, MKS यूनिट और CGS यूनिट। और जनरली हम MKS यूनिट ही यूज करते हैं ज्यादातर। दो टाइप की यूनिट होती हैं, MKS और CGS। In MKS, M stand for मीटर, K stand for किलोग्राम, S stand for सेकेंड। और CGS में C stand for सेंटीमीटर, G stand for ग्राम एंड S stand for सेकेंड। अब जो न्यूटन है ये होती है MKS यूनिट में। और जैसे हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें जो मास होता है, मास को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं kg से और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की क्या यूनिट आएगी? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसमें है? MKS में। और MKS यूनिट हम हमेशा यूज करेंगे फिजिक्स में। अब जैसे MKS यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन। इसमें जो सीजीएस, अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस में होगी इसकी डाइन। तो इसकी फोर्स की जो यूनिट होती है वो MKS में होती है न्यूटन और CGS में होती है डाइन। अब न्यूटन और डाइन इन दोनों में एक रिलेशन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन।
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ dyne. Newton in amperes and dyne is its CGS unit. So that was all about force. अब हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की. लीनियर मोमेंटम linear momentum. The total quantity of motion possessed by any moving object is called momentum of the body. Total quantity of motion possessed by moving object is called momentum of the object. मीन्स मोशन की टोटल क्वांटिटी जो कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो पोजेस करता है उसको बोलेंगे मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जो लीनियर मोमेंटम है, जैसे लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, और लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P से. अब जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. अब तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो इसका ये जो सिस्टम है इसमें जो इसका लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा जो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मास और इसकी वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. ये है इसका लीनियर मोमेंटम. अब तो ये लीनियर मोमेंटम होता है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो P वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू V वेक्टर. बात करें अगर इसकी SI यूनिट की, तो इसकी यूनिट होगी, जैसे मास है, मास को रिप्रेजेंट करेंगे kg से और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे मीटर पर सेकंड से. तो इसकी SI यूनिट जो आएगी वो आएगी kg मीटर पर सेकंड. ये है अपना लीनियर मोमेंटम. अब बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो सबसे पहले आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंटिन्यूज टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until
an external force is applied on it until external force is applied on it। मतलब कि जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये जैसे ब्लॉक है, इसका मास है m, मान लीजिए ये रेस्ट पे है। अगर मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो ये रेस्ट पे रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसके सालों तक, अगर इस पे सालों तक भी मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो ये सालों तक हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट पे। अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में रहेगा जब तक मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता। तो जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने जो उनकी जो स्टेट होती है जिसमें वो रहते हैं उनमें रहने की कोशिश करेंगे जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, मोशन में है तो मोशन में। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बात करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है F, वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट स्टेट्स दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे F से। नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या बोलता है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है F वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर इसको मैथमेटिकली लिखूं तो F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। एफ क्या है अपनी वेक्टर क्वांटिटी और पी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, जो पी होता है वो किसके इक्वल होता है, एम इंटू वी। तो इसको इसमें पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी। अब ये जो रिलेशन आई है इसको करेंगे डिफरेंशिएट। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो इसको m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे f इज इक्वल टू पहले m के रिस्पेक्ट में m dv अपॉन dt प्लस अब v के रिस्पेक्ट में v dm अपॉन dt। ये आई अपने पास रिलेशन। अब इसमें हमारे पास दो केस होते हैं। केस वन है इफ m इज कांस्टेंट, जो ऑब्जेक्ट का मास है अगर वो क्या होगा, कांस्टेंट। अगर m कांस्टेंट होगा तो ये जो टर्म है ये हो जाएगी 0। तो क्या आएगा इसमें, f इज इक्वल टू m dv बाई dt। अब इसमें देखिए जो ये dv बाई dt है ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dv बाई dt क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या आया, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये था केस 1। अब केस 2। केस 2 क्या बोल रहा है, इफ v इज कांस्टेंट, इफ v इज कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट होगी तो अब जो ये टर्म है dv बाई dt ये क्या हो जाएगी,
0। तो इसमें क्या बचेगा, F इजिकल टू V dm बाई dt। F इजिकल टू V dm बाई dt। अब ये जो अपने पास रिलेशन आई है इसको हम यूज करते हैं रॉकेट प्रपल्शन में। कन्वेयर बेल्ट में जो F इजिकल टू V dm बाई dt आई है इसको हम यूज करेंगे रॉकेट प्रपल्सन और कन्वेयर बेल्ट में, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अब बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन there is always equal and opposite reaction। equal and opposite means it will be जो रिएक्शन होगा एक्शन का वो इक्वल तो होगा मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होगा डायरेक्शन में। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जैसे बात करो एग्जांपल की, ऑन लॉन्चिंग ए रॉकेट। एग्जांपल लॉन्चिंग ए रॉकेट। आपने देखा होगा जब हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो ऊपर वो क्या शो करेगा, एक्शन, और जो नीचे जो फायर की फॉर्म में जो स्टीम निकलेगी वो क्या होगा, उसका रिएक्शन। जो रॉकेट है उसको अगर हम लॉन्च करेंगे तो ऊपर क्या शो करेगा, एक्शन, और नीचे रिएक्शन। एग्जांपल फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल है ऑन फायरिंग ए बुलेट। जैसे कोई गन है उसमें से अगर बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट आगे क्या शो करेगी, एक्शन, और जो सिस्टम है पूरा वो पीछे बैकवर्ड फोर्स लगाएगा जो क्या होगा, उसका रिएक्शन। जैसे कोई गन है, मान लीजिए इसमें से कोई बुलेट को फायर करेंगे हम तो ये आगे क्या शो करेगा, एक्शन, और जो पीछे जो बैकवर्ड फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, इसका रिएक्शन। तो गाइस ये था अपना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टेंशन के बारे में, टेंशन इन स्ट्रिंग और मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ connected bodies। Thank you।